हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय दोस्तों, पिछले 4 वीडियो के अंदर हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को देखा था। आज हम एनसीईआरटी 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 को अच्छे से समझने वाले हैं और आत्मसात करने वाले हैं दोस्तों। वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। 5वां चैप्टर कौन सा है भाई? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं अर्थ के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है। मेजर डोमेन्स जो इसको हिंदी में कहें तो ये होता है कि पृथ्वी के जो विभिन्न परिमंडल है, जैसे जलमंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, उनके बारे में और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है भाई। हम मैप के बारे में देख चुके हैं। हम पिछले वीडियो में ग्लोब के बारे में देख चुके हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। तो आज हम किसके बारे में देखेंगे भाई? आज हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज़ द ओनली प्लानेट विच हैज़ लाइफ। यानी जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है, एक अर्थ ही ऐसा ग्रह है जिस पर लाइफ है, जिस पर यानी जीवन है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन लिव हियर because the life sustaining element of land, water and air are present on the earth। यानी ह्यूमन बीइंग, मानव जो है वो इसीलिए पृथ्वी पर रह पाता है क्योंकि यहाँ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए जो है ज़रूरी एलिमेंट्स जैसे लैंड हो गई यानी भूमि हो गई, वाटर यानी पानी, एयर हवा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव को या ह्यूमन बीइंग को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है भाई। तो लैंड ही एक ऐसा प्लेनेट है। ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। यानी जो सरफेस है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है अर्थ का जिस पर 3 मेन कंपोनेंट्स जो है, 3 मेन कंपोनेंट्स जो है वो क्या करते हैं भाई? एनवायरनमेंट के वो मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। यानी जो सॉलिड पोर्शन है, जिस पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग है ना, सॉलिड पर्सन, सॉलिड क्या बोलते हैं उसको? पर्सन नहीं, पोर्शन, सॉलिड पोर्शन। तो सॉलिड पोर्शन जो है जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? जो सॉलिड पोर्शन है, जो चट्टानें हैं, जो भूमि है और जिस पर हम रहते हैं। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर, है ना, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। यानी जो गैसों का आवरण है एक तरह से, जहाँ पर गैसेज पाई जाती है ना, उसको क्या कहते हैं भाई? जो सराउंडिंग है अर्थ के उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी उसको वातावरण कहते हैं। ठीक है भाई। जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। ये सारी की सारी गैसें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी ज़रूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं भाई? आप कमेंट में आप बताओगे मुझे, है ना। और वापस छोड़ते कौन सी गैस है वो भी आपको बताना है भाई। ठीक है। तो ये गैसेज सारी की सारी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर।
यानी अर्थ के ऊपर वाटर जो है, पानी जो है, वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और उसको क्या कहते हैं भाई? उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्रिजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। यानी जो हाइड्रोस्फीयर है दोस्तों, प्यारे बच्चों, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? उसके अंदर आइस शामिल होता है यानी बर्फ़ शामिल होता है, वाटर शामिल होता है, पानी शामिल होता है, एंड वाटर वेपर यानी जल वाष्प शामिल होती है। तो वाटर सिर्फ अकेला नहीं है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो सिर्फ अकेला पानी के लिए नहीं है। यानी वाटर के जो 3 टाइप्स है, 3 अलग अलग उसके रूप हैं, कहने का मतलब जैसे आइस है, बर्फ़, वाटर और वाटर वेपर, ये तीनों पानी से ही मिलके बने हुए होते हैं। पानी तो खुद पानी है ही, लेकिन जो आइस है वो भी पानी से बनता है और वाटर वेपर भी किससे बनता है भाई? पानी से बनता है। तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल होगी? हाइड्रोस्फीयर में शामिल होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी जो बायोस्फीयर है दोस्तों, जिसको जीव मंडल कहते हैं, वो एक नैरो जोन है, एक बहुत छोटा जोन है। वहाँ पर अपन को क्या क्या मिलता है? इसमें क्या क्या शामिल है भाई? इसमें एक तो लैंड शामिल है यानी भूमि शामिल है, वाटर यानी पानी शामिल है, और एयर हवा शामिल है। ये सारे के सारे साथ में शामिल है। विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि जीवन के सभी फॉर्म के लिए क्या है भाई? ज़रूरी है, अर्जेंट है। चलो यहाँ तक आया भाई समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लिथोस्फीयर का मतलब होता है दोस्तों भूमंडल। क्या होता है भाई? भूमंडल। लिथोस्फीयर है जो अपने को नज़र आ रहा है, उसको भूमंडल बोलते हैं हिंदी के अंदर। चलो ठीक है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कॉम्प्रिजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थीन लेयर ऑफ सोयल एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। यानी जो लिथोस्फीयर है उसमें क्या क्या शामिल है? अर्थ की क्रेस्ट यानी ऊपरी भाग है वो शामिल है। द थीन लेयर ऑफ सोयल यानी मिट्टी की जो पतली परत है वो इसमें शामिल है। दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, जो जिसके अंदर क्या पृथ्वी की जो ऊपरी पतली परत है उसमें क्या कंटेंट है भाई? उसमें क्या शामिल है? न्यूट्रिएंट एलिमेंट यानी उसके पोषक तत्व शामिल है। विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है भाई, पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं कि नहीं होते भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पैरे पे आ जाओ। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। यानी जो कॉन्टिनेंट होता है दोस्तों, जो महाद्वीप होता है वो, और ओशियन बेसिन्स, ये 2 क्या है भाई? मेन डिवीज़न है अर्थ सरफेस के। जो अर्थ सरफेस जो है दोस्तों, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, उसके 2 मेजर डिवीज़न्स हैं। कौन कौन से है भाई? पहला मेजर डिवीज़न हो गया द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। यानी जो बड़ा भूभाग है उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, यानी महाद्वीप कहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। और बहुत बड़ा जो पानी का भाग है, बहुत बड़ा वाटर का भाग है, उसको क्या कहते हैं भाई? ओशियन बेसिन्स कहते हैं, उसको महासागरीय बेसिन कहते हैं।
ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, और सारे के सारे जो ओशियंस हैं, सारे के सारे जो महासागर है, वो दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड फिगर 5.1। 5.1 जो फिगर इसमें आगे चल के हम देखने वाले हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सारे के सारे किस प्रकार से एक दूसरे से क्या है भाई, लिंकेज है या कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर ऑल द लैंड मासेज कनेक्टेड विथ वन अनदर, क्या सारे लैंड मासेज भी एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई, है कि नहीं है? आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, जो वाटर है ना, सी वाटर, वो भाई सभी जगह एक प्रकार से रहता है। जैसे कभी आपने बारिश के अंदर पानी देखा होगा, तो जब ज़ोर से बारिश आती है और नदी नाले एक हो जाते हैं, तब जो पानी भरता है ना भूमि पर, वो कभी ये नहीं देखता है कि भाई यहाँ किसी का घर है तो पानी नहीं जाएगा, या फिर यहाँ पर रोड है तो पानी नहीं जाएगा, या यहाँ खड्डा है तो पानी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो वाटर लेवल होता है दोस्तों, वो सब जगह एक समान होता है। यही चीज़ आपको ओशन में यानी समुद्र में भी देखने को मिलती है। तो द लेवल ऑफ सी वाटर जो है वो रिमेन सेम एवरीवेयर, यानी वो सभी जगह पर समान होता है वाटर लेवल। जबकि हम जो है सरफेस लेवल पर देखते हैं कि कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं ऊंची जगह हैं, कहीं नीची जगह हैं, इस तरह का स्थल मंडल पर पाया जाता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज जीरो। जो एलिवेशन होता है किसका, एलिवेशन जो होता है लैंड का, उसको किससे देखते हैं भाई, लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन जीरो, यानी जो सी लेवल होता है वहाँ से लिया जाता है, और सी लेवल को क्या मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं। आपने कभी रेलवे स्टेशन पर देखा हो, तो रेलवे स्टेशन पर जो दोस्तों इस तरह से एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर जैसे आपके स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई। आप ज़रूर देखना उसको। ये मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, आप जब भी जाएं तो ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वो औसत ऊंचाई कहाँ से है, जो सी लेवल है उसको ज़ीरो मानते हुए जो उस पर्टिकुलर एरिया की कितनी ऊंचाई है उसको वहाँ पर दिखाया जाता है। चलो भाई आ जाओ, आया भाई समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये आपका फिगर 5.1 दिया हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पर आपका इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, सौदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर, एटलांटिक ओशन जो यहाँ पर एस के आकार का है ये है ना, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ये सारे के सारे ओशन यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो इसको हम जैसे नेक्स्ट पढ़ेंगे तब वापस इसको वापस देखने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ भाई। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दोस्तों इंडिया का, पूरे विश्व का, वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। वो कितना है, 8,848, 8,848 मीटर्स, यानी लगभग 9 किलोमीटर के लगभग, इसको किलोमीटर में देखेंगे तो अबाउट 9 किलोमीटर ऊंचाई इसकी है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, आपको तो आता ही होगा, तो लगभग ये इतना है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than highest point? यानी जो पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर है,
उसके अंदर विश्व का सबसे गहरा पार्ट जो है वो पाया जाता है, और उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, यानी मैरियाना गर्त। ट्रेंच का मतलब क्या होता है भाई, गर्त, यानी इतना गहरा खड्डा जो है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर है, और उसकी जो गहराई है वो दोस्तों 11,022 मीटर है, यानी 11,022 मीटर्स है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि कुड यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो सरफेस के ऊपर ऊंचाई है 8,848 8,848 मीटर्स, उससे भी ज़्यादा जो है आपको गहराई समुद्र के अंदर है, वो कितनी है 11,022 मीटर्स। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। डू यू नो, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के निवासी थे, एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये कहाँ के थे भाई, इंडिया के थे। ये नोर्गे शेरपा जो थे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये इंडियन थे, और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के थे। ये फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लानेट अर्थ ऑन 29 मई 1953, यानी 1953 29 मई को ये तेजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया से थे वो, और एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे, ये इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है उस पर इन्होंने चढ़ाई की। सबसे पहले पहुंचने वाले ये हैं। जुनको ताबेई, जापान, जापान के जुनको ताबेई है, वाज द फर्स्ट वुमन टू रीच द सबमिट ऑन 16 मई 1975, यानी जो महिला है सबसे पहले कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, वो जुनको ताबेई है, और वो कहाँ की नागरिक है भाई, कहाँ की है, वो है जापान की। कहाँ की है भाई, जापान की। ठीक है, आया समझ में। चलो, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वाज बछेंद्री पाल, यानी इंडियन वुमन पहली कौन थी जो आपके माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई की, वो कौन थी, बछेंद्री पाल। ये दोस्तों फैक्ट कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो बछेंद्री पाल का नाम आपको याद रखना है। चलो भाई आ जाओ कॉन्टिनेंट्स पर आ जाओ। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके आप बताओगे, मुझे तो पता पड़ेगा कि आपको कैसा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किस तरह से और हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। चलो भाई आ जाओ कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं भाई, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। दीज आर सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज। ये किससे सेपरेट है, यानी किस से ये बटे हुए हैं, लार्ज वाटर बॉडीज से। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, पहला कौन सा है भाई, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 7 जो है आपके कॉन्टिनेंट्स पूरे के पूरे है। अभी हमने मैप में देखा था, ठीक है ना। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1। 5.1 फिगर के अंदर जो मैप दे रखा उसमें आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी उसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा क्या, ये फैक्ट है कि जो है आपका ग्रेटर पार्ट है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो कहाँ पर है, किसका, लैंड का सबसे ज़्यादा पार्ट है, भूमि का सबसे जो सरफेस एरिया का सबसे ज़्यादा पार्ट है वो कहाँ लाइज करता है भाई, कहाँ पर है,
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सौदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हमने ग्लोब जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? उस क्लास को याद कीजिए तो आपको वापस याद आ जाएगा। तो लैंड का सबसे बड़ा पार्ट है वो कहाँ पर पाया जाता है भाई? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर पाया जाता है। चलो आ जाओ भाई, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है भाई, एशिया के बारे में देख लेते हैं, है भाई? चलो एशिया के बारे में देख लेते हैं। चलो आ जाओ। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया किसको कवर करता है? 1/3 यानी 1/3, यानी लगभग 33% जो है लैंड का एरिया है उसको कौन कवर करता है भाई? एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये जो एशिया है वो किस में लाइज करता है, यानी किस में अवस्थित है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है, यानी पूर्वी जो है आपका क्या है भाई? पूर्वी गोलार्ध है उसके अंदर स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं वो इससे पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। फिगर 5.1। फिगर 5.1 में आप देखेंगे कि एशिया जो है वो यूरोप से किससे सेपरेट हो रहा है, किससे अलग हो रहा है? यूराल माउंटेन से हो रहा है। द कंबाइंड लैंड मासेज ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया दोनों यूराल पर्वत से सेपरेट हो रहे हैं, और इन दोनों को मिला के दोस्तों यूरेशिया भी बोला जाता है। यूरोप प्लस एशिया को आप अगर मिला देंगे तो यूरोप और एशिया मिलाने के बाद यूरेशिया वर्ड बन गया, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं भाई? इनको यूरेशिया भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है दोस्तों यूरोप। तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई? दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा? यूरोप। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, यानी यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। जो कॉन्टिनेंट है कौन सा? यूरोप, वो वेस्ट ऑफ एशिया यानी एशिया से पश्चिम के अंदर है। आप अगर मैप देखेंगे तो आपको वो वहाँ पर पश्चिम की तरफ दिखेगा। ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो अगर आप मैप लेने के बाद उसको मैप को खोल के सामने रखने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और चीज़ें याद भी रहेगी और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। द आर्कटिक सर्किल पासेज थ्रू इट। यूरोप से जो आर्कटिक सर्किल है वो पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। और जो यूरोप है वो वाटर बॉडी के द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, यानी आपको वर्ल्ड के मैप को देखना है और वहाँ पर यूरोप को लोकेट करना है। ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपको करना है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा भाई? नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आपका है अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, यानी जो अफ्रीका है वो एशिया के बाद दूसरे नंबर का लार्ज कॉन्टिनेंट है। ठीक है, द इक्वेटर और 0 डिग्री लेटीट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी अफ्रीका के अंदर जो 0 डिग्री लेटीट्यूड है ना, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, वो कहाँ से होके गुजर रही है भाई? वो मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट से होके गुजर रही है, अफ्रीका के बीच में से होके गुजर रही है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट, सबसे बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अवस्थित है। लुक एट द फिगर 5.1। 5.1 फिगर में आप देखेंगे तो आपको ये वहाँ पर नज़र आएगा।
you will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass। यानी जो अफ्रीका है वो केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है, यानी कर्क रेखा भी गुजर रही है, द इक्वेटर भी गुजर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है। यानी तीनों की तीनों रेखाएं कहाँ से गुजर रही है भाई? अफ्रीका से गुजर रही है। और ये एकमात्र ऐसा ही कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों रेखाएं क्या हो रही है भाई? गुजर रही है। चलो, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सहारा डेजर्ट है भाई, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है, वो भी कहाँ पर अवस्थित है? अफ्रीका के अंदर अवस्थित है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। यानी जो कॉन्टिनेंट है कौन सा? अफ्रीका, ये सभी तरफ से ओशियंस और सीज से बाउंड है, यानी ये वाटर बॉडीज के बीच में अवस्थित है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यानी आप वर्ल्ड के मैप को लुक करेंगे, देखेंगे 5.1 को, तो आपको वहाँ पर दिखेगा। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। यानी आप देखेंगे कि वहाँ पे जो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, नाइल यानी नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो कहाँ से फ्लो होती है भाई? अफ्रीका से फ्लो होती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। यानी आपको मैप के अंदर देखना है कि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मैप ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, इक्वेटर वगैरह ये कहाँ से होके गुजर रहे हैं, ये आपको देखना है। आप अगर इत्मीनान से और बहुत शांतिपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भाई समझ में आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, चलो बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रहने वाली है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं भाई, वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका इज़ थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पहला कौन सा था भाई? सबसे बड़ा कौन सा था? वो था आपका एशिया। और थर्ड कौन सा है? वो नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama। यानी जो पनामा की संधि है उससे बहुत ही सकड़ी पट्टी जो है उससे ये जुड़ा हुआ है। कहाँ से? नॉर्थ अमेरिका किससे जुड़ा हुआ भाई? ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। किससे? पनामा इस्थमस से। द कॉन्टिनेंट लाइज completely in द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट हेमिस्फेयर के अंदर है। 3 ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशियंस। यानी वहाँ पर 3 जो है आपके कॉन्टिनेंट, वहाँ पर 3 ओशियंस जो है इस कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग में है। तो आपको उनके नाम बताने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, बताना है आपको, कमेंट करके मुझे भी बताने हैं, तभी मैं मानूंगा भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे पड़े पड़े बैठे बैठे कि भाई ठीक है चलो वीडियो देख लेते हैं, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात क्या है भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए भाई। चलो, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सौदर्न हेमिस्फेयर। यानी साउथ अमेरिका जो है वो किस में लाइज करता है भाई? सौदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है अवस्थित है। विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। यानी जो ईस्ट और वेस्ट के अंदर कौन से
ओशियंस इसके सराउंड है वो आपको बताने हैं। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी फिगर 5.1 को आप देखेंगे तो जो एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों, एंडीज माउंटेन है, वो इसके वेस्ट वाले कॉर्नर पर अवस्थित है। ठीक है भाई, चलो। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। और जो अमेजन है, अमेजन के वर्षा वन भी बहुत फेमस हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। और जो आपके अमेजन रिवर है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, वो कहाँ पर अवस्थित है भाई? वो साउथ अमेरिका में ही अवस्थित है। चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन सा है भाई? ये स्ट्रेट इस तरह से अमेरिका और श्रीलंका और भारत को जोड़ रही है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आपको इसका नाम बताना है, कौन सी स्ट्रेट है ये। ठीक है भाई। ए स्ट्रेट इज़ ए नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। और जो स्ट्रेट होती है ना भाई, वो दो लार्ज बॉडीज़ को जोड़ने का काम करती है। इसी तरह से जो इस्थमस होती है भाई, इस्थमस यानी क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, जो स्थल मंडल को जोड़ती है ना, सकड़ी पट्टी होती है। तो ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेज, उसको क्या कहते हैं भाई? इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में भाई? चलो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर चलते हैं, जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सौदर्न हेमिस्फीयर। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरा का पूरा किस में लाइज करता है? सौदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाइज करता है, वहाँ पर अवस्थित है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, वो चारों तरफ समुद्रों और सागरों से क्या है भाई? घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। और इसको, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं भाई? आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको, यानी द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है हिंदी में बात करें तो। चलो भाई, अंटार्कटिका नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा भाई? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का नाम सुना नहीं सुना भाई आपने? अभी देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द सौदर्न हेमिस्फीयर। यानी अंटार्कटिका है वो पूरा का पूरा कहाँ पर है? सौदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो अंटार्कटिका के सेंटर के अंदर कौन सा है? साउथ पोल अवस्थित है। हमने जब ग्लोब के बारे में पढ़ा तब हमने साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में बात की थी दोस्तों, उसको याद कीजिए। तो जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका में स्थित है। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। और ये पूरा का पूरा साउथ पोलर रीजन के अंदर जो अवस्थित है वहाँ पर। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। ये परमानेंटली किससे कवर है भाई? ये मोटी मोटी जो बर्फ़ की परतें हैं उनसे कवर है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यानी वहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट यानी परमानेंट ह्यूमन का आवास प्रवास बिल्कुल भी नहीं है भाई। कोई रिसर्च के लिए जाते हैं तो थोड़े दिन रुकते और वापस आ जाते हैं भाई। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है और उसके अंदर क्या है उसका रिसर्च करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज या फिज़िकल रिसोर्सेज जो भी वहाँ पर अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर जीवन की क्या संभावनाएं हो सकती है, रिसोर्सेज की क्या स्थिति है, वो सारा का सारा पता लगाने के लिए वहाँ पर जो है
रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, यानी इंडिया का भी वहाँ पर रिसर्च स्टेशन क्या है भाई, अंटार्कटिका में अवस्थित है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड भारती। मैत्री एंड भारती दो जो है वहाँ पर रिसर्च स्टेशन हैं जिनके नाम हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना भाई, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा भाई, पक्का इसका नाम आपको याद करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ हाइड्रोस्फीयर पर, है ना भाई, हाइड्रोस्फीयर पर आ जाओ। हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल के बारे में देखते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानेट। अर्थ को क्या कहते हैं भाई, ब्लू प्लानेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। यानी जो 71% जो है अर्थ का वो किस से कवर है, वाटर से कवर है, और 29% है वो लैंड से कवर है। इसीलिए अर्थ को क्या कहते हैं भाई, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो पानी है भाई, ये इसके सभी फॉर्म में अवेलेबल है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस, यानी ओशियंस के अंदर जो रनिंग वाटर है एक फॉर्म उसका वो हो गया। एंड रिवर्स, एक रिवर्स के अंदर जो फ्लो करता वो हो गया। एंड इन लेक्स, और जो झीलों के अंदर है एक फॉर्म उसका वो हो गया। आइस इन ग्लेशियर्स, यानी जो ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें होती है ना, बहुत बड़ी मात्रा में जो बर्फ़ जमा होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर के अंदर जो आइस जमा होता है वो भी एक वाटर का ही क्या है भाई, पार्ट है। अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो भूजल होता है, पृथ्वी के अंदर जल होता है, वो भी उसी वाटर का क्या है, पार्ट है। एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण के अंदर जो वाटर वेपर होती है, यानी पानी की जो जल वाष्प होती है, वो भी इसी का पार्ट है। इसी 71% का क्या है भाई, पार्ट है। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, यानी ये सारी चीज़ें जो है ये किस में शामिल है भाई, हाइड्रोस्फीयर में शामिल है, जल मंडल में शामिल हैं। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इज़ टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। यानी जो 97% से ज़्यादा का पार्ट है वो अर्थ के वाटर का जो पार्ट है वो किस में पाया जाता है, ओशियंस में पाया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा साल्टी है, यानी इतना खारा है कि वो ह्यूमन के यूज़ के लिए काम नहीं आता है। A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use। यानी इतना बड़ा पार्ट जो है उसमें से जो है कुछ परसेंट पार्ट है वो आइस शीट के रूप में है, कुछ ग्लेशियर के रूप में है, कुछ ग्राउंड में है, और बहुत छोटा परसेंटेज है वाटर का जो फ्रेश है यानी शुद्ध है और वो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर कंपेरेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स दे रखा है। सबसे बड़ा कौन सा है भाई, एशिया, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका आ गया, फिफ्थ पे कौन सा आ गया भाई, यूरोप, सिक्स पे अंटार्कटिका, और सेवन पे ऑस्ट्रेलिया। चलो भाई, ये सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। काउंट द स्क्वायर गिवन इन फिगर 5.3 एंड आंसर द फॉलोइंग। यानी ये स्क्वायर आपको काउंट करने, और जिसमें ज़्यादा स्क्वायर है वो ज़्यादा बड़ा क्या है भाई, कॉन्टिनेंट है। नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी यूरोप लार्जर है या ऑस्ट्रेलिया लार्जर है, ये आपको क्या करना है, फाउंड करना है भाई। चलो, हैंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट
वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी ब्लू प्लानेट तो इसको अर्थ को कहते हैं भाई, पृथ्वी को कहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, शॉर्टेज को महसूस कर रहे हैं, वाटर की शॉर्टेज को महसूस कर रहे हैं। अगर एक साल भी बारिश कम होती तो चारों तरफ पानी के लिए त्राहिमाम मच जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन यूज़ के लिए वाटर का जो परसेंटेज है वो दोस्तों बहुत कम है। चलो आ जाओ, एनीवे हम नेक्स्ट देखते हैं ओशियंस, यानी ओशियंस के बारे में, महासागरों के बारे में देखते हैं। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, यानी ओशियंस जो है, महासागर जो है वो हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल के मेजर पार्ट हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, यानी वो सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड यानी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशियन वाटर्स होता भाई वो ऑलवेज किस कंडीशन में होता, हमेशा मूविंग कंडीशन में होता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स, यानी जो ओशियन होता है उसके थ्री मेन मूवमेंट होते हैं। एक तो होता है वेव्स, जो वेव्स चलती है ना समुद्र में, वो द टाइड्स जो ज्वार भाटे आते हैं, वो आगे चल के आगे के कक्षाओं में हम पढ़ेंगे टाइड्स क्या होते हैं, है ना। एंड द और क्या है, ओशियन करंट्स, जो समुद्री धाराएं चलती है। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, यानी 5 मेजर ओशियंस कौन कौन से भाई, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, द सौदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, एंड द आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ये जो दे रखा ना भाई यहाँ पर इनका क्रम, ये साइज़ के हिसाब से ऑलरेडी दे रखा है, यानी छोटे से बड़े का क्रम यहाँ पर दिया गया है। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, यानी प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है, यानी वो लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, ये पूरे के पूरे अर्थ पर 1/3, यानी अगर पूरी अर्थ को हम 100% मान लेते हैं तो जो पैसिफिक ओशियन है वो 33% पर स्प्रेड है, यानी फैला हुआ है। मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, यानी मेरियाना ट्रेंच जो है, मेरियाना गर्त जो है, जो कि अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, सबसे गहरा पार्ट है, वो कहाँ लाई करता है भाई, वो कहाँ अवस्थित है, वो पैसिफिक ओशियन के अंदर अवस्थित है। द पैसिफिक ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, यानी जो पैसिफिक ओशियन है वो ऑलमोस्ट यानी लगभग आपका क्या है, सर्कुलर शेप के अंदर है, यानी गोलाकार आकृति में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड इट, यानी इसके चारों तरफ कौन कौन से हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है ना, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके सराउंडिंग में है भाई। चलो लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन का एक बार हम मैप देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना भाई। चलो मैप की तरफ आ जाओ, ये मैप रहा आपका, ये आपका पूरा पूरा यहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है यहाँ से, और फिर इसके अदर पार्ट की बात करते हैं तो वापस यहाँ तक जो है ये पैसिफिक ओशियन यहाँ तक आपका फैला हुआ है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, वापस हम जहाँ पढ़ रहे थे वहीं से शुरुआत करते हैं। पैसिफिक ओशियन,
द अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन के बारे में समझ में आ गया भाई। चलो अटलांटिक ओशन के बारे में देखते हैं। तो द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी पैसिफिक ओशन के बाद में जो अटलांटिक ओशन है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। इट इज़ एस शेप्ड, ये इस तरह से एस शेप के अंदर ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्या आ जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड, यानी ये वेस्टर्न साइड में किससे जुड़ा हुआ है, किसके बीच में है, यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है इसके वेस्टर्न पार्ट पर है, वेस्टर्न साइड पर है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, यानी यूरोप और अफ्रीका जो है इसके पूर्वी भाग में अवस्थित है, ईस्टर्न साइड में अवस्थित है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड, यानी जो कोस्ट लाइन है, यानी इसकी अटलांटिक ओशन की जो सीमा रेखा है दोस्तों वो अत्यधिक यह है, ये आप देखना, ये बहुत अधिक इस तरह से कटी फटी है, हाईली इंटेंडेड है। दिस इररेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स, ये नेचुरल हार्बर्स यानी प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए ये क्या है भाई, नेचुरल जगह है। जो कटा फटा तट है वहाँ आसानी से आपके हार्बर की कंडीशंस होती है, वहाँ पर जहाज आराम से जा सकते हैं। एंड पोर्ट्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, क्योंकि ये कटा फटा है बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है। और दोनों तरफ इसके, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, एक तरफ आपके अफ्रीका और यूरोप फैले हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इसके कोस्टल एरिया में ही क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीज़ है, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल जो है जगह यही है। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री दैट इज़ इंडिया, यानी इंडियन ओशन है ये एकमात्र ऐसा आपका ओशन है जो एकमात्र, कहने का मतलब कंट्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, यानी जो इंडियन ओशन है उसका शेप लगभग किसके समान है भाई, ट्रायंगुलर के समान है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाई एशिया, और नॉर्थ के अंदर ये किससे बाउंड है, एशिया से बाउंड है, एशिया से जुड़ा हुआ है। इन द वेस्ट बाई अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाई ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट के अंदर अफ्रीका से जुड़ा हुआ है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है। द सौदर्न ओशियन encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, यानी सौदर्न एशियन जो है, दक्षिणी महासागर जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उससे लगा करके एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। जो 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, आप लेटीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था, उसको आप याद कीजिए, वहाँ तक फैला हुआ है। द आर्कटिक ओशियन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक जो है ओशियन है वो दोस्तों आर्कटिक सर्किल से सराउंड होता हुआ नॉर्थ पोल तक फैला हुआ है। It is connected with the Pacific Ocean by a narrow strait of shallow water known as Bering Strait, यानी ये बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आपके किस किस को जोड़ती है, एक वाटर स्ट्रेट जो है बेरिंग स्ट्रेट, वो किस किस को कनेक्ट करती है भाई, वो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करती है। इट इज़ बाउंड बाई नॉर्दर्न कोस्ट, ये कहाँ पर, नॉर्दर्न कोस्ट पर
बाउंड है ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। चलो भाई, कैसा लग रहा है भाई आपको, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा बोरियत लग सकता है, लेकिन अपने को पढ़ना तो पड़ेगा भाई। आप थोड़ा सा इसको पॉज करके रोक के थोड़ा सा वापस देख सकते हैं, ठीक है। चलो, ये मैं आपको एक अच्छा उपाय बता रहा हूँ कि आप इससे बोर नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, इसको अच्छे से आपको देखना है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? एक लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड है। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्लानेट। यानी जो एक थिन लेयर है किसकी? एयर की, वो इस प्लानेट को क्या बनाता है भाई? इम्पोर्टेंट बनाता है। इट प्रोवाइड्स अस विथ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। यानी जो ये गैसेज है, जो एटमॉस्फेयर है, वो सन रेज से जो हार्मफुल रेज आती है उनसे हमारी क्या करता है भाई? सुरक्षा करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक फैला हुआ है भाई? 1600 किलोमीटर्स तक क्या है? फैला हुआ है भाई। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। यानी एटमॉस्फेयर जो है आपका, उसको 5 लेयर्स में बांटा हुआ है। किसके हिसाब से बांटा हुआ है भाई? टेम्परेचर के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से और अलग अलग गुणों के हिसाब से, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। These layers starting from अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। ये जो है दोस्तों सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर है ना, जो सबसे नीचे अर्थ के पास में है, उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फेयर, द मीजोस्फेयर, और तीसरी कौन सी है भाई? मीजोस्फेयर, ठीक है भाई। द थर्मोस्फेयर, यहाँ पर थर्मोस्फेयर है, और उसके बाद जो है एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो ये सारी की सारी पार्ट किसके हैं भाई? एटमॉस्फेयर के। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर मेनली कौन कौन सी गैसें हैं भाई? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है भाई। विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। यानी ये जो दोनों गैसें हैं वो 99% जो है इसको क्लीन और ड्राई एयर से बनाती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर्स कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम। यानी ये जो परसेंटेज है वो दिए हुए हैं भाई। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% है, और अदर गैसेज की बात करें तो वो 1% में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, या बाकी और जितनी भी गैसें हैं वो 1% में आ गई भाई। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ while nitrogen helps in the growth of living organism। यानी जो ऑक्सीजन है वो दोस्तों ब्रीथ करने के लिए काम आती है। हम भी ऑक्सीजन ही ब्रीथ अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों वगैरह के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनिट अमाउंट is important as it absorbs heat radiated by the earth। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में, मिनट ऑफ अमाउंट में है,
लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये किसको एब्जॉर्ब करता है भाई, हीट जो रेडिएटेड होती है अर्थ पर उसको एब्जॉर्ब करके देयर बाई कीपिंग द प्लानेट वार्म, और इसके द्वारा ये जो है पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है। ठीक है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड केवल आपके किसके लिए नहीं है, केवल आपके लिए नुकसान के लिए नहीं है, इसका कुछ एक लिमिट के अंदर फ़ायदा भी है दोस्तों। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जो आपकी CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए भी असेंशियल यानी आवश्यक है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। हाइट यानी आप जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे तो आपके एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, जो गैसों की मात्राएं हैं दोस्तों, वो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और गैसों की मात्रा कम होती जाएगी भाई। ठीक है, आया समझ में। चलो भाई नेक्स्ट। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाई, इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, यानी सी लेवल जो होता है समुद्री लेवल पर ये सबसे ज़्यादा होती है। एंड डिक्रीजेज रेपिडली एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी यानी कम होती जाएगी। You know the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कभी आपने सुना होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं, ऊंचाई पर चढ़ने वाले होते हैं, वो जब ऊंचाई पर बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है भाई। सांस लेने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो है आपके एयर की जो है वो डेंसिटी कम होती जाएगी, तो वहाँ पर ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो वो क्या करते हैं, दे हैव टू कैरी विथ देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड्स, यानी हाई अल्टीट्यूड्स पर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है ताकि उनकी जो है श्वसन की क्रिया को पूरा किया जा सके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवार्ड्स, यानी जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, डिक्रीज होता जाता है और डेंसिटी ऑफ गैसेज भी डिक्रीज होती जाती है। चलो भाई ठीक है, आया समझ में। ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सपर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, यानी जो एटमॉस्फेयर का पूरा पूरा प्रेशर है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है भाई, वेरी करता है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा प्रेशर होता है, कहीं पर कम प्रेशर होता है। ठीक है भाई, आया समझ में। चलो, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, यानी कुछ एरिया के अंदर हाई प्रेशर और कुछ में लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज़ नॉन एज विंड, यानी जो एयर होती है वो लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से जाती है, यानी एक तरफ अगर हाई प्रेशर है और एक तरफ लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बैलेंस करने के लिए एयर जो है वो मूव करती है और उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, यानी पवन कहते हैं। तो पवन और एयर में अंतर जो है, विंड और एयर में अंतर जो है आपको अब समझ में आ गया होगा भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं बायोस्फीयर के बारे में। चलो आ जाओ भाई, बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। ए बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, यानी ज़मीन, पानी और हवा, ये तीनों पाई जाती है कहाँ पर, बायोस्फीयर में। और ये बहुत ही नैरो जोन है भाई, बहुत ही कम जगह पर फैला हुआ है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानेट,
और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो बायोस्फीयर है वो इस अर्थ को, इस प्लानेट को बहुत यूनिक बनाता है, क्योंकि यहीं पर अर्थ पर ही जो है ये सारी ह्यूमन बीइंग के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर पाई जाती है। देयर आर सेवरल species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge animals। यानी जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो आपके अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिनकी साइज़ कहाँ से होती है भाई, माइक्रोन से लगा के, बैक्टीरिया से लगा के, और ह्यूज मामल्स जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्तनधारी जो होते हैं, ब्लू व्हेल वगैरह, वहाँ तक पाई जाती है। All the living organism including human are linked to each other and to the biosphere for survival। यानी सर्वाइवल के लिए जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पर जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं भाई, निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, जैसे कुछ लोग मांस खाते हैं तो वो पशुओं पर निर्भर रहते हैं। हम दूध कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई, एनिमल से प्राप्त करते हैं। वैसे के वैसे कुछ लोग एनिमल्स पर निर्भर होते हैं, कुछ लोग किस पर निर्भर होते हैं, एनिमल्स पर निर्भर नहीं होते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग पर निर्भर होते हैं, तो इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। और जो बायोस्फीयर है पूरा पूरा उसको वापस कितने दो भागों में बांटा हुआ होता है। तो पहला कौन सा है भाई, प्लांट किंगडम, और दूसरा एनिमल किंगडम। यानी एक तो पूरा का पूरा प्लांट किंगडम है और दूसरा एनिमल किंगडम है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। यानी वो सारे के सारे एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अफेक्ट करते हैं, सेम वे में या अदर वे में। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड। यानी एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हम जो है अपनी वुड की नीड्स के लिए यानी लकड़ी की ज़रूरत के लिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं। और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और हम कृषि करने के लिए लैंड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, काट देते हैं, पेड़ों वगैरह को हटा देते हैं। may लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोयल फ्रॉम स्लोप्स। और जिससे क्या होता है, जो स्लोप्स होती है, जो ढलान होती है, वहाँ पर जो सोयल जमी हुई होती है दोस्तों, जो पेड़ों को काटने के बाद, सफाई करने के बाद वो सोयल जो है वो बह कर जाती है, रिमूवल बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको भी क्या करना है भाई, अधिक से अधिक पेड़ उगाने हैं और जो पेड़ है उनको काटना नहीं है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स। यानी इसीलिए जो है नेचुरल के क्लेमिटीज़ जो आती है उसके कारण क्या होता है भाई, अर्थ पर भी स्लोप और जो है आपकी सरफेस है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन्ड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। यानी सुनामी जब आई थी तब क्या हुआ भाई, लैंड का बहुत ज़्यादा सबमर्जेंस हो गया था, यानी लैंड जो है वो समुद्र में समा गई थी, डूब गई थी। ठीक है भाई। पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और अंडमान निकोबार का जो पार्ट था वो किस में समा गया, वाटर में समा गया। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर्स अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी जो रिवर्स है
या फिर जो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल है वो लेक्स में या रिवर में डंप कर देते हैं यानी डाल देते हैं, तो वो फिर ह्यूमन यूज़ के लिए यानी मानव यूज़ के लिए क्या होता है भाई, डैमेजेस हो जाता है, वो लाइफ को ख़राब करता है यानी वो नुकसान करता है। तो हमें जो है डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, वेस्ट मटेरियल वाटर में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। चलो भाई, इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर, यानी जो इंडस्ट्री उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट से और व्हीकल से जो गैसें निकलती है भाई, वो किसको पोल्यूट करती है, एयर को पोल्यूट करती है, हवा को पोल्यूट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा पोल्यूट करती है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, यानी एक लिमिट तक तो आपकी CO2 है वो एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक होती है, लेकिन जैसे ही वो इंक्रीज़ होती है तो वो ग्लोबल टेम्परेचर को भी क्या करती है भाई, इंक्रीज़ कर देती है। दिस इज़ टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसको क्या कहते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग इसको कहा जाता है। देयर इज़ दस ए नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, यानी आपको इसी तरह से लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपको करने हैं। आपने इतनी इत्मीनान से, इतने ध्यान से वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट, बाय बाय।